हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट सीबीसीएस के द्वारा जारी किए गए 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में अपना नामांकन लिए हैं और अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिए। आज की ये क्लास साइंस, कॉमर्स और आर्ट ये तीनों संकाय के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग बीएससी पेपर फर्स्ट में जिस स्टूडेंट ने स्वच्छ भारत को चूज किया है, ठीक है, सब्जेक्ट स्वच्छ भारत को चूज किया है, तो आप लोगों के लिए आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग स्वच्छ भारत से रिलेटेड जो है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपसे पेपर में 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 5-5 मार्क का ये क्वेश्चंस होगा, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यहां पर हर क्वेश्चंस को मैं आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चंस को रटने की आवश्यकता ना हो। कुल मिलाकर मैं आपको आज के इस क्लास में 5 क्वेश्चंस डिस्कस करके बताऊंगा। यह आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट फर्स्ट होगा। इस तरीके से 2 से 3 सेट आप कवर कर लेते हैं हमारा, तो निश्चित ही आपके पेपर में जो भी क्वेश्चंस आएगा भाई साहब आप बड़ी सरलता के साथ हल कर पाओगे। इसके साथ ही मैं आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस का गेस भी प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप उसकी भी तैयारी अच्छे से कर लो, क्योंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 10-10 मार्क के। ठीक है, आइए फटाफट से हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस करेंगे स्वच्छ भारत अभियान पर संक्षिप्त टिप्पणी करेंगे, ठीक है, कि स्वच्छ भारत अभियान जो है यह क्या है। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन जो करने वाले हैं आज के इस क्लास में वह होगा स्वच्छता का क्या महत्व है, यानी कि साफ सुथरा रहने का क्या महत्व है हमारे जीवन में, हम इसको जानेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे अपशिष्ट क्या है, अपशिष्ट यानी कि कचरा, ठीक है, अवशिष्ट जो है यह क्या होता है, इसके वर्गीकरण को समझेंगे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे उस ठोस अपशिष्ट के बारे में जानेंगे कि ठोस अपशिष्ट का क्या स्रोत है। आगे जो है जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा वह है ई कचरा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है निश्चित ही आपसे पेपर में पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप जरूर समझिएगा। आइए हम लोग पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और बारी बारी से पहले क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चंस आपका क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चंस कहता है स्वच्छ भारत अभियान पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो देखिएगा ध्यान से, यहां पर टॉपिक क्या है हमारा, स्वच्छ भारत अभियान। यह एक ऐसा अभियान है जो कि बहुत ही पुरातन समय से चल रहा अभियान है, जिसका सपना भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था। ठीक है, महात्मा गांधी का सपना था, उन्होंने देखिए गुलामी से तो भारत को क्या किया, आजाद करवा दिया, भारत को स्वतंत्रता दिलवा दी अपने प्रयास से। ठीक है, लेकिन इनका सपना था कि हम भारत को क्या देखें, तो एक साफ भारत के रूप में, स्वच्छ भारत के रूप में देखें, परंतु जो है इनका सपना अपने जीवन काल में पूरा नहीं हो सका। अब इसी के सपने को जो है भारत में आने वाले प्रधानमंत्रियों के द्वारा जो है क्या किया गया, तो पुनः लागू किया गया और उनके सपनों को साकार करने का प्रयास किया गया। जैसे कि भारत में प्रधानमंत्री हुए मनमोहन सिंह, ठीक है, इसके बाद अभी जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं आपके नरेंद्र मोदी, इन सभी के द्वारा इस पर पहल किया गया और इसको लागू करने का हमारे देश के अंदर प्रयास किया गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह जो स्वच्छ भारत अभियान है भाई साहब, यह एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसका उद्देश्य है कि इस राष्ट्र के अंदर गलियों, सड़कों और अधोसंरचना को साफ सुथरा करना, कूड़ा कचरा से क्या करना, तो मुक्त करना, साफ रखना। ठीक है, यह अभियान जो है 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था, जो कि वर्तमान में अभी भाई साहब जो आपके प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा इसे पुनः शुरू किया गया। इससे पहले भी इस अभियान का शुरुआत हुआ था, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि महात्मा गांधी इसके संबंध में क्या कह रहे थे। तो देखिए, महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान किया, ठीक है, और राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया कि हमारे बीच जो है स्वच्छता का काफी ज्यादा महत्व है, क्योंकि अगर हम स्वच्छ रहते हैं, हम साफ रहते हैं, हमारा वातावरण साफ रहता है, तो इससे हमारे अंदर जो है कई तरह के विकास होते हैं, जैसे कि बौद्धिक विकास होता है, सामाजिक जो है सामाजिक विकास देखने को मिलती है। तो ये सारे विकास आपको स्वच्छता से देखने को मिलता है, मानसिक विकास देखने को मिलता है। तो जब इन सभी पहलुओं पर विकास होगा तो कहीं ना कहीं हमारा देश जो है एक नई दिशा की ओर बढ़ेगा। तो इस तरह का शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। अब देखते हैं इसके पश्चात क्या होता है। तो हमारे देश में स्वच्छता कायम करने के लिए भारत सरकार ने एक नई योजना निकाली, जिसका नाम जो रखा क्या रखा गया, स्वच्छ भारत अभियान। इस अभियान के तहत सभी देशवासियों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ यह अभियान जो है आधिकारिक तौर पर शुरुआत कब की गई थी, तो आधिकारिक तौर पर 1999 में जो है यह अभियान शुरुआत किया जाता है। उस समय इसका नाम था ग्रामीण स्वतंत्रता अभियान। 1999 में जब इसे आधिकारिक तौर पर शुरुआत किया गया तो इसे ग्रामीण स्वतंत्रता अभियान के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1 अप्रैल 2012 जिस समय भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे,
उस समय एक बार फिर से इस अभियान की शुरुआत करी गई और इस योजना का नाम बदल दिया गया। ठीक है, नाम बदलकर इस योजना का क्या रखा गया? निर्मल भारत अभियान। क्या रखा गया था? इस चीज को याद रखिएगा, सब टिपिकल पॉइंट है। निर्मल भारत अभियान की शुरुआत जो है किसके द्वारा करी गई? तो आप कहोगे क्या कहते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे उस टाइम 2012 के समय में। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान के रूप में जो है एक बार फिर से इसे 24 सितंबर 2014 को क्या हुआ? तो केंद्र में मंजूरी मिल जाती है 24 सितंबर 2014 को। और इसे लागू कब किया जाता है? तो 2 अक्टूबर को, जो कि गांधी जयंती के दिन इसे लागू किया जाता है। गांधी जी के 145वें जन्म दिवस के अवसर पर जो है क्या कहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस अभियान को एक बार पुनः प्रयास किया जाता है शुरुआत करने की, और इसे शुरू किया जाता है। अब इसके तहत जो है साफ सफाई क्या किया जाता है? तो साफ सफाई पर काफी ज्यादा बल दिया जाता है। साफ सफाई के संदर्भ में यह सबसे बड़ा अभियान माना जाता है भारत के अंतर्गत, क्योंकि गांधी जी का सपना था हमारे देश जो है या विदेशों की तरह जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ और निर्मल रूप से दिखाई दे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? तो उनके ही जन्म दिवस पर, यानी कि गांधी जी के जन्म दिवस पर इस योजना की शुरुआत दिल्ली के राजघाट से किए। और इसी क्रम में जो है उन्होंने एक नारा दिया, जिस नारे का बोल क्या है? तो भाई साहब, एक कदम स्वच्छता की ओर। याद रखिएगा, एक कदम स्वच्छता की ओर नारा किससे संबंधित है? तो स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित है। तो ये जो है भाई साहब किससे रिलेटेड जानकारी थी? तो उम्मीद करता हूं आपको स्वच्छ भारत अभियान की जानकारी समझ में आ गई होगी। ये सारी जानकारी आपको स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित था। अब आइए बात करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, क्वेश्चन कहता है कि स्वच्छता का क्या महत्व है, यानी कि आपके जीवन में जो है स्वच्छता किस प्रकार अपनी जो है भूमिका निभाता है, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्वेश्चंस के की पॉइंट को पकड़ते हैं, तो स्वच्छता आता है, अर्थात हम लोग स्वच्छता के बारे में जानेंगे। देखिए, स्वच्छता क्या है? तो एक प्रकार की क्रिया है। स्वच्छ रहना क्या है? एक प्रकार का कहे तो दैनिक क्रिया हमारे लिए है। ठीक है, यह एक ऐसा क्रिया है जिससे हमारा शरीर, दिमाग, कपड़े, घर, आसपास और कार्य क्षेत्र जो है यह साफ और शुद्ध रह पाता है। देखिए, अगर हम स्वच्छ रूप से रहते हैं तो हमारा शरीर स्वच्छ रहेगा, तो हमारा ब्रेन भी स्वच्छ होगा। ठीक है, और जब हमारा ब्रेन स्वच्छ होगा तो हमारे अंदर बौद्धिक विकास होगी। ये सारे जो हैं एक तरीके से स्वच्छता हमारे जीवन में महत्व रखती है। हमें कभी भी फटा कपड़ा पहन लो भाई साहब, ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन कपड़े स्वच्छ पहनो, साफ पहनो। इससे क्या होगा? तो आप गंदगी से दूर रहोगे। गंदगी से जब दूर रहोगे तो क्या होगा? आप विभिन्न बीमारियों से दूर रहोगे। घर द्वार को हमेशा साफ रखने का प्रयास करें। आसपास के जो क्षेत्र हैं, जहां आप रहते हैं, जहां आप कार्य करते हैं, उन सभी क्षेत्रों को क्या करें? तो साफ सुथरे रखें, जिससे गंदगी ना फैले। हमारे जीवन में स्वच्छता जो है यह काफी ज्यादा महत्व रखती है। जैसे कि बात करें तो देखिए, हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो है साफ सफाई काफी जरूरी है। मैंने आपको बार बार बताया अभी कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस लिए जरूरी है। तो देखिए, एक स्वच्छ ब्रेन में कहा जाता है कि एक स्वच्छ ब्रेन में जो है एक क्या कहते हैं, नए नए बुद्धियों का विकास होता है। एक साफ शरीर में जो है क्या होता है? तो कहीं ना कहीं एक नई नई सोच विकसित होती है। इसीलिए भाई साहब आपको क्या करना है? तो हमेशा स्वच्छता से जुड़कर रहना है। अपने आसपास के क्षेत्रों और पर्यावरण की साफ सफाई जो है यह हमारे सामाजिक और बौद्धिक स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा आवश्यक हो जाता है। अगर आप आसपास की चीजों को स्वच्छ रखते हैं तो इससे आपके कई सारे फायदे हैं। जैसे मान लीजिए आप यहां पर रहते हैं और इसके आसपास काफी ज्यादा गंदगी फैली हुई है, तो जो हवाएं चलती है, इस हवाओं का प्रवाह जो होता है इस कचरों से होकर आप तक पहुंच जाती है, और इस हवाओं के माध्यम से इस कचरे से जो भी गंदगियां हैं वह गंदगियां वायु रूप में जो है आपके अंदर प्रवेश करती है, और यह आपके अंदर प्रवेश कर आपके शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की जो है क्या करते हैं? तो बीमारियों को उत्पन्न करता है। साथ ही साथ अगर आप गंदगी से यहां पर जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं भाई साहब यह सामाजिक तौर पर भी आप पर प्रभाव डालने का प्रयास करता है। स्वच्छता से हम पर्यावरण को भी क्या करते हैं? तो संरक्षित रह पाते हैं, सुरक्षित रख पाते हैं। साफ सुथरा वातावरण हमारे प्राकृतिक संसाधनों को बचाने का काम करता है, और साथ ही साथ यह पर्यावरण की पूर्ण सुरक्षा करता है। पर्यावरण का सुरक्षा करना जो है स्वच्छता का काफी ज्यादा रोल होता है, क्योंकि स्वच्छ रहने से जो है पर्यावरण स्वच्छ रहेगी, पर्यावरण स्वच्छ रहने से जीव जंतु स्वच्छ रहेगा, हर चीज आपको साफ सुथरे रूप में दिखेंगे। स्वच्छता के महत्व को समझने और उसे अपने जीवन में शामिल करने के लिए हमें स्वच्छता के प्रति लोगों को हमेशा जागरूक करना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि हमें स्वच्छ रहना चाहिए, स्वच्छ कैसे रहा जा सकता है, इन सभी पहलुओं पर जो है क्या करना चाहिए? हमें अपने लोगों के बीच इस चीज को शेयर करते रहना चाहिए, ताकि लोग जो है स्वच्छता के नियम का पालन कर सके। स्वच्छता का नियम का जब पालन करेंगे तो वह स्वस्थ रहेंगे, वह संगठित रहेंगे, वह सकारात्मक जीवन जी सकेंगे, और इससे सामाजिक स्वच्छता में जो है योगदान हो सकेगा। ठीक है,
आप अपना इसमें अहम रोल अदा कर सकते हैं। इससे हम खुद को, अपने परिवार को और अपने समाज को फायदा पहुंचा सकते हैं, परिवार को, समाज को स्वच्छ रख सकते हैं। ये बातें समझ में आ गई कि स्वच्छता जो है हमारे जीवन में किस प्रकार से महत्व रखती है। चलिए आइए बात करते हैं अब अगले प्रश्न पर। तो आपका अगला नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगाना प्रश्नों पर। क्वेश्चन कहता है अवशिष्ट क्या है। अवशिष्ट क्या है हम इसको समझेंगे और साथ ही साथ इसके वर्गीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अवशिष्ट जो है यह एक शब्द है हिंदी का, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ की अगर मैं बात करूं भाई साहब, तो अवशिष्ट का शाब्दिक अर्थ होता है अवांछित पदार्थ। अवांछित पदार्थ नहीं समझ में आया भाई। अनुपयोगी, जिसका उपयोग ना किया जाए उसे अनुपयोगी कहते हैं। अब थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। वर्ज्य पदार्थ, सर नहीं समझ में आया। अरे भाई साहब आप इसको तो जानते हो, कचरा जानते हो कि नहीं जानते हो, कूड़ा कचरा जिसको हम लोग अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का जब हम पहली बार उपयोग कर लेते हैं और उसमें जो बचा खुचा रह जाता है वह शेष भाग जो है उसका क्या कहलाता है, तो अवशिष्ट पदार्थ कहलाता है, अवांछित पदार्थ कहलाता है, वर्ज्य पदार्थ कहलाता है, या फिर कहे तो कचरा पदार्थ कहलाता है। आ गई बात समझ में कि कचरा किसको कहेंगे, अवशिष्ट किसको कहेंगे। किसी भी पदार्थ को जब हम एक बार उपयोग कर लेते हैं उसमें जो शेष चीजें बच जाती है, जो कुछ भी बच जाता है वो अवशिष्ट के रूप में हम लोग उसको जानते हैं। अब क्वेश्चंस ने हमें कहा है कि अवशिष्ट का वर्गीकरण कीजिए। तो देखिए अवशिष्ट को वर्गीकरण के कई तरीके हो सकते हैं, कई आधार हो सकते हैं, जैसे कि जैविक आधार हो सकता है, रासायनिक आधार हो सकता है, भौतिक आधार हो सकता है, प्राकृतिक आधार हो सकता है। इन सभी आधार पर जो है हम लोग कचरा को बांट सकते हैं। अब आइए हम इसमें से कुछ प्रमुख भागों को जानते हैं, जैसे कि कचरा एक सूखा कचरा हो सकता है। क्या हो सकता है, जो कि गीला ना हो, सूखा कचरा हो सकता है। फिर गीला कचरा हो सकता है। स्वच्छता अपशिष्ट हो सकता है। देखिए स्वच्छ अपशिष्ट भी हो सकता है। अपशिष्ट ऐसे भी होते हैं कि जरूरी नहीं है कि वह गंदा ही होगा, ठीक है, वह साफ सुथरा अपशिष्ट भी हो सकता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं तो अपशिष्ट के रूप में फेंक देते हैं। इसके बाद घरेलू खतरनाक जो है अपशिष्ट, घरों की जो खतरनाक कुछ अपशिष्टें होती हैं, जैसे मान लीजिए घर के अंदर जो काफी सारे आपको कूड़े कचरे देखने को मिलते होंगे जो कि आपके लिए हानिकारक है, इसलिए हम इसे खतरनाक के रूप में जानते हैं। आगे ई कचरा, जो कि नया एक तरीके से कहे तो नई विकसित कचरा है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक कचरा कहते हैं। यह भी आपके जीवन में बहुत प्रभाव डालता है। सर कैसे डालता है, हम आखिरी क्वेश्चंस में इसी पर तो डिस्कस करने वाले हैं। ई कचरा क्या है, ई कचरा के प्रबंध के क्या क्या नियम हैं, इन सभी चीजों को जानेंगे हम आखिरी क्वेश्चंस में। इससे पहले हम लोग चौथा क्वेश्चंस पर अब नजर डालते हैं। चलिए भाई साहब आपका चौथा क्वेश्चंस क्या कहता है। तो मेरे भाई चौथा क्वेश्चंस कहता है ठोस अपशिष्ट के स्रोत को समझाइए। अब ठोस अपशिष्ट क्या है जरा इसको समझ लीजिए। तो देखिए ठोस अपशिष्ट एक वैसा अपशिष्ट होता है जो घरेलू हो सकता है, जो व्यावसायिक हो सकता है, जो शैक्षणिक हो सकता है, जो संस्थानीय हो सकता है, या फिर कहे तो जो औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न हो सकता है। इन सभी से उत्पन्न जो भी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हैं उन सभी को हम लोग ठोस अपशिष्ट के नाम से जानते हैं। ठोस अपशिष्ट की मात्रा में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण जो है शहरों और गांवों में भी पर्यावरण का क्षरण और जन स्वास्थ्य का खतरा जो है यह उत्पन्न हो गया है। अब ठोस अपशिष्ट को हम लोग ठोस अपशिष्ट के प्रदूषण के कई सारे कारण हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूं ठोस अपशिष्ट का, तो ठोस अपशिष्ट भाई साहब ये औद्योगिक क्षेत्रों से भी निकलता है और उद्योगों से आपको पता है कि कितने ज्यादा मात्रा में जो है क्या निकलती है, तो भाई साहब धुआं निकलता है उद्योग धंधों से। आप जब भी जहां भी औद्योगिक कंपनियां आप देखते होंगे तो वहां पर काफी सारे कचरे आपको दिखने को मिलेंगे, काफी सारी जो है वायु प्रदूषण के लिए यहां पर धुआएं दिखने को मिलती है। यहां से जो है भाई साहब हर तरह के प्रदूषण, हर तरह के पॉल्यूशन देखने को मिलता है, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो जल प्रदूषण हो, ठीक है, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, आपको हर तरह के पॉल्यूशन यहां से देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से घरेलू कचरे जो है यह क्या कर सकता है, तो यह वायु प्रदूषण कर सकता है, यह जल को प्रदूषित कर सकता है। तो इस तरीके से जो भी कचरे हैं या कचरे जो हैं या हमारे शहरों में, हमारे गांवों में क्या करता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। और जब पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं जो है हम लोगों के लिए जो है यह नुकसानदेह साबित होगा। इसीलिए कभी भी याद रखिएगा कि कचरों को हमें कूड़ेदान में ही डालना चाहिए या एक गड्ढे में इसे दबा देना चाहिए, ताकि इसका प्रभाव जो है या पर्यावरण पर ना पड़े। और जब पर्यावरण पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा मेरे भाई, तो आप लोग जो है जितने भी जानमाल हैं इस धरती पर, जितने भी जीव जंतुएं हैं, उन सभी को सुरक्षा मिल पाएगा। अब बात करते हैं हम लोग कुछ विभिन्न प्रकार के ठोस अपशिष्ट हैं, उन सभी ठोस अपशिष्ट के बारे में। जैसे कि नगर पालिका ठोस अपशिष्ट क्या होता है, तो नगर पालिका ठोस अपशिष्ट एक वैसा अपशिष्ट है जो घर से निकलती हो, कार्यालयों से निकलती हो अपशिष्ट, दुकानों से, स्कूलों से, अस्पतालों से, होटलों से, इन सभी से निकलने वाला जो अपशिष्ट है ये ठोस अपशिष्ट क्या कहलाता है, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट कहलाता है। आगे बात करेंगे, अगला जो है आपका औद्योगिक ठोस अपशिष्ट।
उद्योग से जो भी अपशिष्ट निकलते हैं वह ठोस अपशिष्ट होता है और वैसे ठोस अपशिष्ट को हम लोग औद्योगिक ठोस अपशिष्ट कहते हैं। फिर बात करते हैं, देखिए ये जो ठोस अपशिष्ट है, उर्वरक चाहे कहे तो कीटनाशक या जैवनाशी, ये तो आपके जीवन को तहस नहस करने वाला अपशिष्ट है। कहोगे सर कैसे? उर्वरक आप सभी जानते हो, खाद, ये क्या करता है? जैसे आप अभी खेतों में रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हो, बिल्कुल करते हैं, सभी लोग करते हैं। धान उपजाने के लिए, गेहूं उपजाने के लिए, विभिन्न विभिन्न प्रकार के फसलों के उत्पादन के लिए, अधिक मात्रा में उपज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रासायनिक खादों का उपज करते हैं। लेकिन आपको पता नहीं है कि ये रासायनिक उपज तो आपको क्या करता है, ये रासायनिक खाद जो है ये आपके उपज में तो दिन दुगुनी रात चौगुनी जो है वृद्धि तो कर देता है, लेकिन इससे क्या होता है, तो भूमि की लवणीयता, अम्लीयता और क्षारीयता जो है क्या हो जाती है, तो यह नष्ट हो जाती है। या जैसे ही यह मात्रा बढ़ती है, भूमि जो है लवणीय हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, तो भूमि अपनी उर्वरा शक्ति खो देती है। अब जैसे ही भूमि अपना उर्वरा शक्ति खो देगा, दिनानुदिन क्या होगा भाई साहब, तो दिनानुदिन आपके खेतों में उपज कमेगी। इसलिए पुराने जमाने के लोग जो हैं इसका इस्तेमाल ना करके वह क्या किया करते थे भाई साहब, क्या कहते हैं, क्षार का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, किसका इस्तेमाल करते थे, तो गोबर का इस्तेमाल करते थे। यानी कि कहे तो भाई साहब ये जैविक खादों का इस्तेमाल किया करते थे। जीवों से उत्पन्न होने वाला खाद जो था, ये सभी के सभी, गोबर किससे निकलती है, पशुओं से निकलता है। क्षार जिसको हम लोग जो है खाना बनाने के समय जब जलावन का इस्तेमाल करते हैं तो उसके जले हुए भाग जो होते हैं उसको क्षार कहा जाता है। तो इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके लोग क्या करता था, फसलों का उत्पादन करता था। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। आज देखिए एक और सबसे बड़ा खतरा बात कर लिया जाए, एक सबसे जहरीले रासायनिक उर्वरक की बात कर लिया जाए तो वह है कीटनाशक और या फिर कहे तो जैवनाशी। यह जहरीले रसायन जो है यह फसलों में उपयोग करता है, लोग खेतों में करता है कि नहीं। लेकिन इसके उपयोग करने से क्या होती है, तो भाई साहब पर्यावरण यह अनुकूलित नहीं रह पाता है। क्यों नहीं रह पाता है? अगर इसकी गंध आपको ही लग जाए तो आप क्या होगे, बीमार पड़ जाओगे। या फिर कहे तो अगर इसके छिड़काव होने के बाद कोई भी जानवर ही जाकर उस फसल को खा ले तो क्या होगा, उसकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि उसमें उतनी सहन शक्तियां होती नहीं है। या फिर आप भी, कोई व्यक्ति ही क्या करे, बिना जाने, ठीक है, उसको पता ना हो कि इस पर रासायनिक क्या कहते हैं कीटनाशकों का इस्तेमाल किया गया है, वह तोड़कर उसको बिना धोए कहीं खा ले तो उससे क्या होगी, तो उसका नुकसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर ना कुछ हो, ठीक है, फिर भी आपके जीवन को तहस नहस करने का काम करता है। सर ऐसा कैसे? तो देखिए इसकी मात्राएं जो है उस फसलों में निहित रह जाता है और जब आप इसका सेवन करते हो तो यह आपके जीवन को, आज तुम गौर कर सकते हो इस चीज पर कि किसी समय जो है व्यक्ति का औसतन आयु 80 वर्ष हुआ करता था, आज व्यक्ति का औसतन आयु 60 वर्ष है। यह दिनानुदिन जो आयु घटती जा रही है, ऐसा क्यों? तो ऐसा बस इसलिए, ऐसा इन सब के उपयोग के कारण होता है। ठीक है, और एक जो मैंने आपको इलेक्ट्रिक कचरा बताया है, इसमें भी अहम रोल इलेक्ट्रिक कचरा का है। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक कचरा जो है। इलेक्ट्रिक कचरा पिछले 20 वर्षों में जो भाई साहब ये सामने आया है, पहले नहीं था, ये बहुत कम हुआ करता था पहले। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो 20 साल बीते हैं, इन सभी 20 सालों में जो है यह एक नवीनतम ठोस कचरा के रूप में सामने आया है, जो आमतौर पर कहा जाए तो ई कचरा के रूप में जाना जाता है और यह काफी हानिकारक है। जैसे देखिए आप मोबाइल फोन का यूज करते हैं, यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक इस्तेमाल होता है। भाई साहब देखिए मोबाइल फोन में क्या होता है, रेडिएशन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और जैसे जैसे इसकी मात्राएं जो है बढ़ती जा रही है, जैसे कि मान लीजिए कभी 4G आता है, कभी 5G आता है, इस तरीके से दिनानुदिन जो है यह बढ़ता जाएगा, 6G आएगा, 10G आएगा। तो ये जितने ज्यादा बढ़ेंगे भाई साहब, जान माल को उतनी ज्यादा क्षति होगी। क्योंकि देखिए आप कभी देखे होंगे कि क्या होता है भाई साहब, देखिए कि कभी लोगों का सवेरा जो है पक्षियों के सुबह में चहचहाने से हुआ करता था, लेकिन आज आपको ऐसा नहीं देखने को मिलता है। क्यों नहीं देखने को मिलता है? इसके पीछे का रीजन यह है कि अब पक्षियों की संख्या दिनानुदिन कमती जा रही है, पक्षियां जो है मरते जा रहे हैं इसी रेडिएशन के कारण। ठीक है, इसीलिए यह जो है एक कचरा के रूप में है और यह काफी ज्यादा हमें हानि पहुंचाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ठोस अपशिष्ट समझ में आ गया होगा और आपके पेपर में जब आएगा ये क्वेश्चंस तो आप क्वेश्चंस को नस्ते नाबूद कर दोगे। ठीक है, आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा आज के इस क्लास का। भाई साहब क्वेश्चन कहता है ई कचरा प्रबंध नियम क्या है। सबसे पहले ई कचरा के बारे में जान लीजिए कि ई कचरा जो है, मैंने अभी आपको बताया ई कचरा क्या है। ई कचरा जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक कचरा के नाम से जानते हैं। अब इसके प्रबंधन के कुछ नियम हैं, इसके प्रबंधन के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। वो तो क्या कहते हैं, प्रावधान शुरुआत हुआ था 2016 में ही, लेकिन 2016 के बाद जो है भाई साहब इसमें कई सारे संशोधन किए गए। 2022 में भी इस पर जो है एक कड़ा नियम आया है। हम इस नियम को जानेंगे जो कि लेटेस्ट है, क्योंकि आपसे एग्जाम में लेटेस्ट पूछा जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हम लोग ई कचरा का। तो भारत वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक कचरे का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा के रूप में भारत जो है पूरे विश्व में कितने नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर आता है।
वित्तीय वर्ष जो है यानी कि पिछले वर्ष की बात करें तो 2021-22 में लगभग भारत में जो है 1.6 मिलियन टन ई कचरा उत्पादित हुआ था। कितना? 1.6 मिलियन टन ई कचरा का उत्पादन हुआ था, लेकिन केवल 0.5 मिलियन टन ही एकत्र और संसाधित किया गया। बाकी के जो है संसाधित नहीं किए गए, बाकी जो है आपके जीवन को हानि पहुंचाने के लिए ऐसे ही रह गया। ठीक है, तो इसलिए भाई साहब इससे थोड़ा सा बचने का प्रयास जरूर कीजिएगा, लेकिन आजकल के लोगों से यह संभव नहीं है, हमसे खुद संभव नहीं है भाई, आपको क्या कह सकता हूं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यह किसी से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी लतें जो है लोगों के लिए इस प्रकार से हो गई है। बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, सौर पैनलों और इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग के कारण जो है कचरे की यह जो मात्रा है यह दिनानुदिन काफी बढ़ती जा रही है, यह उम्मीद से ज्यादा हो रही है, क्योंकि भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवीनीकरण ऊर्जा और इलेक्ट्रिक गतिशीलता की ओर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और भारत, आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें क्या कहते हैं, भाई हम भारत को क्या बनाएंगे, एक डिजिटल इंडिया बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक डिजिटल इंडिया। लेकिन आपको पता नहीं है कि ये डिजिटल इंडिया आपको कहां ले जाकर धकेल देगी। भाई हमारी जिंदगी रहेगी तब तो हम इसका फायदा उठा पाएंगे, हमारी जिंदगी ही नहीं रहेगी तो हम फायदा कहां से उठा पाएंगे। और जितने ज्यादा इस क्या कहते हैं आपके वायुमंडल में रेडिएशन बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, रेडिएशन बढ़ेगा, आप पर उतना ज्यादा इसका नुकसान देखने को मिलेगा। समझ गए ना? तो इस सभी के लिए जो है इस मुद्दे को संशोधित करने के लिए, इस मुद्दे से संबंधित 2016 में ई अपशिष्ट प्रबंध नियम बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? ई अपशिष्ट प्रबंध नियम बनाए गए थे, जिसे 2022 में संशोधित करके ई अपशिष्ट प्रबंध नियम के रूप में पेश किया गया। और यह नियम क्या बताता है? तो यह नियम भाई साहब 1 अप्रैल 2023 से लागू होता है और इसमें पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर ई कचरा प्रबंध प्रथाओं को बढ़ावा देने और इसके उद्देश्य को कई महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में शामिल करने का प्रयास किया गया है। जैसे कि इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माताओं के लिए सीसा, पारा, कैडमियम और अन्य जो भी रासायनिक पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों के उपयोग को कम करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, इन सभी से बचाने का जो है प्रयास करने का प्रयास किया गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ई कचरा प्रबंध नियम क्या है ये चीजें समझ में आ गई होगी। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगती है तो बस छोटा सा काम करना मेरे भाई, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी को हेल्प मिल सके और बस मेरा भी काम हो जाए। एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा क्लास कैसी लगी। विशेष आप लोगों से मिलेंगे एक नई क्लास में, एक नए जोश और एक नई एनर्जी के साथ। आपका जितना सपोर्ट रहेगा हमारे अंदर उतनी जोश आएगी। ठीक है, इसलिए एक नए जोश और नए अंदाज में आप लोगों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।